दोस्तों, द चैनल टनल, जिसे चैनल और यूरो टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर रेलवे टनल है जो कि ब्रिटिश आइलैंड के इंग्लैंड को फ्रांस की मेनलैंड से जोड़ती है। इस टनल को इंजीनियरिंग का सातवां अजूबा भी कहते हैं, जिसका कारण है इसका निर्माण। इसके निर्माण के बारे में 80 के दशक में सोचा गया था, जब अंडर सी टनल बनाना एक नामुमकिन टास्क लगता था, लेकिन दोनों देशों ने मिलकर इस इम्पॉसिबल टास्क को मात्र 16 साल में पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले इंग्लिश और फ्रांस दुश्मन हुआ करते थे। फ्रांस में बहुत से महान शासक, जिसमें नेपोलियन प्रमुख हैं, उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन इंग्लिश चैनल की वजह से वह कभी भी कामयाब नहीं हो सके। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब फ्रांस और इंग्लैंड पहले से ही दुश्मन थे, तो फिर दोनों देशों ने इस टनल का निर्माण क्यों किया। सर, इस सवाल का जवाब तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही साथ ये भी जानेंगे कि इस टनल का निर्माण किस तरह किया गया और आखिर क्यों इस टनल को इंजीनियरिंग का सातवां अजूबा माना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड तीनों तरफ से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये इन्वेडर्स से हमेशा सुरक्षित रहा। फ्रांस के महान शासक नेपोलियन ने भी 2 बार इंग्लैंड पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, इंग्लिश चैनल के बेहद ठंडे पानी और इंग्लैंड की हार्श वेदर कंडीशंस ने उसे दोनों बार हरा दिया। इतना ही नहीं, जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ने तो एक गुप्त सुरंग बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने इस मंसूबे पर कभी भी कामयाब नहीं हो सके। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देश इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रिलेशंस बदलने लगे। यूरोप काफी विकसित हो गया और बाकी देशों के साथ साथ इंग्लैंड के साथ भी समुद्री मार्ग से व्यापार बढ़ रहा था। अब क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार करना बहुत महंगा था और शिप्स के डूबने और लुटने का खतरा भी हमेशा बना रहता था, इसलिए दोनों देशों ने मिलकर चैनल टनल बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि इस टनल से इंग्लैंड को सिक्योरिटी इशू झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार से इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार को लोगों का फैसला मानना पड़ा। इसके चलते टनल बनाने के निर्णय को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया। समय बीतता रहा और दोनों देशों के बीच के संबंध मजबूत होते गए। दोनों देश समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहे थे और साथ में टूरिज्म और कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा था। इसलिए फ्रांस ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फिर से इंग्लैंड के साथ टनल बनाने की बातचीत को आगे बढ़ाया। क्योंकि अब इंग्लैंड के लोगों को इस टनल के बनाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो इंग्लैंड की सरकार ने भी एक बार इस टनल की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और तुरंत इसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अब दोनों देशों ने संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि ये टनल कहां से और कैसे बनाई जाएगी और इस सुरंग में कौन से वाहन चलेंगे और इसका नक्शा क्या होगा। इसीलिए ये दोनों देशों ने 10 अलग अलग इंजीनियरिंग फर्म्स को ये काम सौंपा। इन इंजीनियरिंग फर्म्स ने इस प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और सबसे पहले टनल बनाने के लिए एक सूटेबल लोकेशन को सिलेक्ट किया। उन्होंने टनल को बनाने के लिए एक ऐसी लोकेशन चुनी जहां पर दोनों देशों के बीच की दूरी सबसे कम हो। इसके लिए फ्रांस के सेलैस शहर और इंग्लैंड के फोक्सटाउन शहर को चुना गया और ये भी तय किया गया कि टनल को बनाने का काम एक देश से नहीं, बल्कि दोनों देश अपनी अपनी तरफ से शुरू करेंगे और एक सेंटर पॉइंट निर्धारित किया गया जहां पर दोनों टनल आपस में मिलेंगी और कोई भी देश अपने निर्धारित टनल को बनाने के रास्ते से ना भटके, इसके लिए स्पेशल लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया। लोकेशन के मिलने के बाद अब इंजीनियर्स के सामने एक और बड़ा चैलेंज था और वो था खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन। दरअसल इससे पहले टनल को बनाने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं बना था, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली अलग से TBM मशीन बनानी पड़ी, जिसका काम शेल्टन वाशिंगटन की रॉबिन्स कंपनी को सौंपा गया, जो कि उस समय TBM बनाने में एक्सपर्ट थी। रॉबिन्स कंपनी ने इस TBM को बनाने का काम शुरू किया। इस मशीन को बनाकर तैयार करना कंपनी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इंजीनियर्स के लिए एक अजूबा। जब ये मशीन बनकर तैयार हुई तो ये 800 फीट लंबी थी, जिसमें के हाइड्रोलिक लेग्स लगे हुए थे जो कि इस मशीन को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इस मशीन का वजन 1500 टन और डायमीटर 50 फीट था, जिसमें खुदाई के लिए मल्टीपल शार्प ब्लेड्स लगे हुए थे। इस मशीन के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉल की गई थी जो कि खुदाई के समय निकलने
वाले मलबे को सर्विस ट्रेन तक पहुंचाने का काम करती थी और ये सर्विस ट्रेन इस मलबे को समुंदर के अंदर से बाहर जमीन तक पहुंचाती थी। इस टीबीएम मशीन को इंग्लैंड की तरफ से ही टनल बनाने के लिए यूज किया गया, क्योंकि रिसर्च में देखा गया था कि इंग्लैंड साइड के समुंदर के नीचे वाली जमीन पर चौक की लेयर है जो कि समुंदर के पानी को लीकेज होने से बचाती है, जबकि फ्रांस साइड के समुंदर की जमीन के नीचे बहुत से क्रैक्स हैं जहां पर इस टीबीएम मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये मशीन बहुत ही भारी थी। इसलिए फ्रांस के लिए एक अलग मशीन बनाई गई जो कि खनन का काम तो करती ही थी और साथ में सबमरीन भी थी। अब दोनों तरफ से टनल की खुदाई करने के लिए टीबीएम मशीन बनकर तैयार हुई, लेकिन दोस्तों अभी भी इंजीनियर्स के लिए इन मशीनों को समुंदर के अंदर पहुंचाना एक बड़ा टास्क था, जिसे पूरा करने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स ने इन मशीनों को डिसअसेंबल किया और फिर इन्हें सर्विस ट्रेन से टनल तक ले जाया गया, जहां पर इन्हें फिर से रीअसेंबल किया गया। इस मशीन के डिसअसेंबल और रीअसेंबल में कई महीने बीत गए और साथ ही दोनों देशों को इसके लिए एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन सब कुछ तैयार होने के बाद आखिरकार 1926 में इस टनल को बनाने का काम शुरू किया गया। अब जैसे जैसे टीबीएम मशीन खुदाई कर रही थी वैसे वैसे एक स्पेशल मशीन टनल को चारों तरफ से कंक्रीट स्लैब से सील कर रही थी, ताकि लूज चट्टानों या जमीन से पानी लीक ना हो सके। ये कंक्रीट स्लैब्स न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले स्टील कंक्रीट स्लैब से भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर सूत्रों की माने तो इस पूरी 50 किलोमीटर लंबी टनल में करीब 7.5 लाख कंक्रीट स्लैब्स इस्तेमाल हुए हैं, जिनका वजन 40 टन के बराबर है। अगर आज के समय में देखा जाए तो इतने कंक्रीट स्लैब से 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स तैयार हो सकती हैं। टनल का काम सही से चल रहा था और फाइनली 3 साल बाद वो दिन आ ही गया जब दोनों टनल्स को निर्धारित स्थान पर मिलना था। जब दोनों टनल्स के बीच की दूरी 100 मीटर रह गई तब इंग्लैंड साइड से बनने वाली टनल का काम रोक दिया गया और टीबीएम को सुइसाइड करवाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लैंड साइड से काम कर रहे टीबीएम का डायमीटर 50 फीट था और अब क्योंकि इस टनल का डायमीटर कंक्रीट स्लैब के बाद 50 से घटकर 40 फीट रह गया, तो ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं था कि टीबीएम से फाइनल 100 मीटर का काम करवाया जा सके और फिर उसे बाहर भी निकाला जा सके। इसलिए फ्रांस की टीबीएम ने बचा हुआ 100 मीटर का काम पूरा कर दिया, जिसके बाद उसे डिसअसेंबल करके बाहर निकाला गया। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड की मशीन को भी तो डिसअसेंबल करके बाहर निकाला जा सकता था, तो फिर उसे सुइसाइड क्यों करवाया गया, यानी कि उसे दरिया में क्यों फेंका गया? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। दरअसल एक मशीन को डिसअसेंबल करने और फिर रीअसेंबल करने में जितना पैसा लगता है उससे कहीं कम पैसों में दूसरी टीबीएम मशीन बनाई जा सकती है। इसलिए इंग्लैंड की टीबीएम को सुइसाइड करवाया गया और ऐसा करने के लिए पहले टीबीएम को टनल के निर्धारित पाथ से दूसरी दिशा पर ले जाया गया और तकरीबन 1000 फीट दूर ले जाकर उसे वहीं दफना दिया गया। इस तरह आखिरकार दुनिया की सबसे लंबी रेलवे टनल 6 मई 1994 को बनकर तैयार हुई। इस टनल में 2 ट्रैक हैं, एक ट्रेन के लिए और एक इमरजेंसी टनल। इस टनल में पैसेंजर ट्रेन, फ्राइट ट्रेन और व्हीकल शटल ट्रेन चलती हैं, जिसमें हर साल करोड़ों लोग सफर करते हैं। दोस्तों आज के समय की बात की जाए तो बहुत से देश अंडर सी टनल बना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के कर्नाटक में भी अंडर रिवर टनल है और आने वाले कुछ ही सालों में मुंबई में भी एक अंडर सी टनल बनने वाली है। हालांकि दोस्तों आज के समय में टनल को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जितना कि उस समय था जब चैनल टनल को बनाया गया था। अब सभी देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और खनन के काम को पूरा करने के लिए भरपूर पैसा भी है। लेकिन जिस समय चैनल टनल के कार्य को स्टार्ट किया गया उस समय ना तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही पैसा। सी बेड से 75 मीटर नीचे और समुद्री स्तर से 115 मीटर नीचे बनी इस टनल में 13,000 इंजीनियर्स ने काम किया, जिसमें से 10 इंजीनियर्स ने काम करते समय अपनी जान भी गंवा दी। साथ ही ये अपने समय का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, जिसे बनाने में लगभग 21 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया। और यही वजह है कि इस टनल को बनाना और इसका आज के समय तक काम करना इंजीनियर्स के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और शायद इसीलिए इसे इंजीनियर्स का 7वां अजूबा माना जाता है। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस अंडर वाटर टनल की बखूबी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।